अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आप उसमें भी एक जाति ढूंढते हैं कि ये दलित मेरा कार्यकारिणी अध्यक्ष होगा। ऐसा आप क्यों करते हैं? इससे कैसे हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे? फिर तेजस्वी यादव से आपको क्या दिक्कत है? आप उनके नौवीं फेल होने को लेकर एक एजेंडा पूरा बड़ा सा चलाते हैं। क्या है मैं आपको बता दूं, एजेंडा नहीं चलाते। प्रशांत जब गांधी की विचारधारा की बात करते हैं तो चिंता इस बात की भी है कि प्रशांत कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम तुरंत शराबबंदी खोल। जो लोग भी ये पिक्चर चालू करो बे। बिहार में पदयात्रा आपने की, हर जगह हर प्रखंड में जाकर आपने कहा कि जातिवाद से आजादी तो चाहिए, इससे ऊपर उठ के लोगों को, सरकारों को चुनना होगा, अपने बेहतर भविष्य की ओर जाना होगा, देखना होगा। लेकिन जब आप अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करते हैं तो आप उसमें भी एक जाति ढूंढते हैं कि ये दलित मेरा कार्यकारिणी अध्यक्ष होगा। ऐसा आप क्यों करते हैं? इससे कैसे हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लोगों ने अगर मोदी जी के गुजरात के विकास करने की कहानी को सुनकर वोट दिया है तो गुजरात के विकास और उसकी कहानी तो चल रही है। बिहार के बच्चे जाकर वहां मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। किसी को नहीं दिया, ना लालू जी को दिया, ना नीतीश को दिया, ना मोदी को दिया, किसी को भी अभी तक बिहार में लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जब हम लोग करते हैं सभाओं में तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या कभी आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? बिहार में आज तक एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं मैंने दिया है। तो यही बात सिंपल बताई जा रही है जनसुराज में कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया तो नहीं मिला। आपने जाति के लिए वोट दिया तो जाति की गणना हुई, जाति की चर्चा हो रही है। मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया लालू जी को, तो लालू जी के राज में आवाज सम्मान मिला। नीतीश के लिए को बिजली सड़क के लिए वोट दिया तो बिजली सड़क आया है। आपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया इसलिए वो नहीं मिला। तो जनसुराज के मूल में ये बात है कि अगर आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए वोट दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही कि आपने जाति के आधार पर किसी को यहाँ कार्यवाहक प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाया, ऐसी बात नहीं है। जनसुराज की जब स्थापना की गई, 1 करोड़ लोग बिहार के साथ में आकर जब इस दल को बनाए, उसका संविधान बनाया, तो उसमें यह तय किया गया कि जिस जाति की वर्ग, जिस जाति समूह की जितनी संख्या है उसको उसकी हिस्सेदारी इस दल में होनी चाहिए। और समाज में अगर 5 बड़े वर्ग देख लिए, सामान्य वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग है, मुस्लिम्स हैं और दलित पिछड़ा वर्ग, तो 5 वर्ग को उनका हक उनकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। इन 5 में पहला हक किसको मिले? सबसे पहले नेतृत्व कौन करे? तो ऐसा नहीं कि वो दलित का वोट चाहिए इसलिए दलित को बना दिया गया। उसके पीछे सोच ये है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा हिस्सा है, सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे जो पीछे छूट गया वर्ग है, उसको सबसे पहले अवसर मिलना चाहिए। सोच क्या है? समाज में अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, आप अपने संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो जो सबसे कमजोर बच्चा है, पेरेंट्स के नाते आप सबसे पहले उसकी चिंता करते हैं। तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर से सबसे पीछे अगर एससी समाज के लोग हैं तो सबसे पहले नेतृत्व उनको मिला। उसके बाद अगर अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उनको नेतृत्व मिलेगा, फिर उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको नेतृत्व मिलेगा, फिर ओबीसी, फिर सामान्य वर्ग। फिर तेजस्वी यादव से आपको क्या दिक्कत है? आप उनके नौवीं फेल होने को लेकर एक एजेंडा पूरा बड़ा सा चलाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपको बता दूं, एजेंडा नहीं चलाते। हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ फॉर्मल डिग्री हो जाने से आप बहुत समझदार हो गए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई बार सामाजिक प्रशासनिक अनुभव तो होगी नहीं, सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति आपकी ऐसी हो सकती है जहां आपको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, माँ बाप आपके दोनों मुख्यमंत्री हैं, और आप डीपीएस आरके पुरम में पढ़ते हैं, किसी गांव के विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, डीपीएस आरके पुरम में आपका एडमिशन है और आप वहां 9वां पास नहीं करते हैं, वो छोड़ दीजिए। आपका अगर ये कहना है कि हम क्रिकेट खेलने चले गए, उसके बाद क्रिकेट में भी कुछ नहीं किया, वापस आए, आपके पास बरसों रहा, आपने ना आगे कभी पढ़ाई करने की कोशिश की, ना कोई डिग्री हासिल की, ना कुछ काम किया, तो ये आपका शिक्षा के प्रति नजरिया दिखाता है। आप खुद 9वां फेल हैं वो एक बात है, लेकिन 9वां फेल तब है जब आप आरके पुरम में पढ़ते थे, तब इसलिए नहीं है कि आपके गांव में विद्यालय नहीं था। ये तब है जब आपके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, ये तब है जब आपके पास पिछला 20 वर्ष रहा है। आप चाहते अगर शिक्षा के प्रति आपकी मन में अच्छी भावना होती तो आप मैट्रिक का एग्जाम फिर दे देते। लोग यहाँ गरीब घरों से निकलते हैं, उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। आपको सैकड़ों ऐसी महिलाएं मिली होंगी जिन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, मुझे अवसर मिला, मैं फिर से पढ़ने आई। ये क्या दिखाता है? वो शिक्षा के प्रति उस महिला का सम्मान दिखाता है। ये भावना दिखाती है कि शिक्षा वो विधा है, वो तरीका है जिससे आप अपने जीवन में तरक्की, विकास, बेहतरी ला सकते हैं। जब राज्य का नेतृत्व करने वाला आदमी 9वां फेल हो और शिक्षा के प्रति उसकी कोई संवेदना ना हो, कुछ समझ ना हो,
तो बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ा कर्ज है। अगर वो आदमी इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, तो बिहार के बच्चों का क्या होगा? क्योंकि यहाँ गरीबी से निकलने का एक बड़ा रास्ता शिक्षा ही है। इसलिए ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनकी 9वीं की शिक्षा को साइड हटा दो और जो उन्होंने कुछ 1.5 साल, पौने 2 साल, 17 महीने, 18 महीने जो सरकारें चलाई, उनके प्रशासनिक वर्क सिस्टम को अगर आपको देखना, उस पर कोई टिप्पणी करनी है तो आपने क्या अनुभव? पहली बात कि उन्होंने कोई सरकार नहीं चलाई, सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, उसमें वो उप मुख्यमंत्री थे। अब अगर आप उनके काम की समीक्षा को देख लें, उनसे पूछिए कि आप कह रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियां बढ़ दी हैं। अब देखिए, आपने कहा आंकड़ों की बात और आपने कहा कि आप उनकी शिक्षा की बात करते हैं। क्यों करते हैं? ये लोग या तो मूर्ख हैं या सबको मूर्ख बना रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पूरे बिहार में 78 साल में 23.5 लाख लोग आज सरकारी नौकरी करते हैं। बिहार में चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सब सरकारी कर्मियों की संख्या जोड़िएगा तो 23.5 लाख होगा। तेजस्वी यादव या उनके चमचे कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम ही ने दे दी। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो 78 साल में 23.5 लाख लोगों को नौकरी मिला और ये लोग आए 1 महीना में 10 लाख नौकरी दे दी। अगर दी है तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो नाम और नंबर जारी कर दो कि कौन से बिहार के 10 लाख लोग हैं जिनको नौकरी मिली। काहे इसको रोल अप नंबर क्यों दे रहे हो? ये दिखा दो भैया कि ये व्यक्ति है, इस गांव में रहते हैं, इनके पिताजी का नाम ये है, ये नंबर है, इनको जॉब मिला है। क्या हुआ है पहले ये समझिए। जिस नौकरी को देने का श्रेय लेने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, भाजपा, ये सब चचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, उसकी सच्चाई समझिए कि कितने लोगों को नौकरी मिली है। पहले चरण में जो 2 लाख शिक्षकों को नौकरी देने की बात हुई, उसमें 50,000 से ज्यादा शिक्षक वो थे जो पहले से शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक थे। उन्होंने बीपीएससी की एग्जाम को पास किया, उनको राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया, उनको नई नौकरी नहीं मिली। दूसरा, जो बाकी के लोगों को नौकरी मिली उसमें 60,000 से ज्यादा वो लोग हैं जो बिहार के हैं ही नहीं। क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार को ये जो भूत है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, भूत सवार था। इनको ऐसा लगा कि पूरे देश से लोगों को अगर यहां नौकरी मिलेगी तो हमको उन राज्यों में प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मिलेगा। तो उसमें करीब 60,000 से ज्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए, बिहार के लड़कों को नौकरी नहीं मिली। एक अनुमान यह है कि बिहार में 50-60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिली है। मैं अब चूंकि सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया तो कोई जानता नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो लोग नौकरी करने आए हो सब राज्यों के बाहर के हैं। Not bad. तो ये दुर्दशा देखिए, जो नौकरी मिली वो सर्विस कंडीशन के चेंज होने को इन्होंने नौकरी कह दिया। भाई मैं पहले नियोजित शिक्षक था, अभी मुझे राज्य कर्मी का दर्जा मिल गया है। शिक्षक तो मैं पहले भी था, सरकार से तनख्वाह उतना ही पाता था। तो ये इनकी मूर्खता भी दिखाता है और कहीं ना कहीं समाज को मूर्ख बनाने की इनकी मंशा को भी दिखाता है। 10 लाख नौकरी बिहार में 9 झटके में 1 साल में कोई दे सकता है, ना कभी कोई दे पाएगा। अगर दे पाते तो उनसे पूछिए कि 15 साल आपके माँ बाप यहां मुख्यमंत्री थे, आप दे देते 1-2 करोड़ लोगों को नौकरी। प्रशांत जब गांधी की विचारधारा की बात करते हैं तो चिंता इस बात की भी है कि प्रशांत कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आई तो हम तुरंत शराबबंदी खोल। जो लोग भी ये अरे कहना क्या चाहते हो? शराबबंदी पर हम लोग क्या कह रहे हैं बिहार में? मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी के कुछ फायदे हैं, मान लीजिए एक बार को बहस के लिए, ठीक है, तो शराबबंदी का फायदा तो तब होगा जब शराबबंदी लागू होगा। बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं। शराबबंदी का कानून लागू है जिसमें शराबों की दुकान को बंद कर दिया गया और उसके जगह पर होम डिलीवरी चालू हो गई। तो शराब तो घर घर मिल ही रहा है। 100 रुपए की शराब 500 रुपए में मिल रही है। एक प्रमाणिक शराब के जो ब्रांड थे उसके भी डुप्लीकेट शराब मिल रहे हैं, गलत शराब मिल रहे हैं, जिसको पीने से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। और इससे बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, शराब माफिया के पास। तो दुनिया में शराबबंदी का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में शराबबंदी का कानून बनाया गया हो जिससे उस समाज का बड़ा भला हुआ। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। गांधी ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है और शराबबंदी यहाँ लागू नहीं है, पर इससे 20 हजार करोड़ का नुकसान अलग हो रहा है। ये किया क्यों जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो भाई महिलाओं पर आ जाइए, ठीक है। 8 लाख से ज्यादा केस बिहार में हुए हैं शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों में। 6 लाख से ज्यादा केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। मेरे भाई जरा सा जाकर आप पत्रकार होने के नाते ये पता कर लीजिए कि जो 1,20,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में हैं, ये किस समाज के हैं, किस आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। ये ज्यादातर लोग दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम, गरीब लोग हैं
जो कि कानूनी खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वो लोग आज जेल में हैं। और जितने बड़े लोग हैं वो सब लोग शराब पी भी रहे हैं, उसका जो धंधा करना चाहता है वो धंधा भी कर रहा है। तो जनसुराज ने क्या कहा कि भाई ऐसी फेक फर्जी शराबबंदी को हटाया जाएगा और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में शराब बिके, जिसको पीना है पिए, और जो टैक्स उससे आए उस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपने लिए बंगले के लिए, अपने लिए सुरक्षा के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए न करे, वो बिहार के नए नव निर्माण के लिए जो लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है उसके लिए किया जाए।